अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, यानी गिवन अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। ठीक है, इनपुट के तौर पे हम जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे उसको चेंज कर देगी, आउटपुट के तौर पे हमें उससे ज़्यादा भी दे सकता है और ये कम भी दे सकता है, यानी ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो बेसिकली अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एक आयरन का कोर होता है इस तरह से, और उसके ऊपर इस तरह से एक वायर जो है वो वाउंड की जाती है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी एक वायर जो है वो वाउंड की जाती है। ये दोनों वायर इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती बल्कि इंसुलेटेड होती हैं। सिर्फ कॉमन जो कोर है वो शेयर करती हैं, कि यानी एक ही कोर के ऊपर दोनों वायर्स जो है वो लगी हुई होती हैं। ये कॉइल जिसके ऊपर हमने इनपुट के तौर पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज देनी है वो कॉइल प्राइमरी कहलाती है, और इसमें जो वोल्टेज होगी वो वीपी कहलाएगी। और ये वाली जो कॉइल होगी जहाँ से हमने आउटपुट जो है वो लेनी है, यानी ये इनपुट है, और ये वाली जो है वो हमारा यहाँ से हम लेते हैं आउटपुट। तो आउटपुट के तौर पे जो कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल होगी, और जो यहाँ पे वोल्टेज होगी वो होगी वीएस। ठीक है, तो एक्चुअली इसके अंदर बेसिकल प्रिंसिपल कौन सा वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, कि हम एक्चुअली जो वोल्टेज है वो इस कॉइल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस कॉइल के ऊपर अप्लाई करने से यानी जो भी इसके अंदर करंट जाएगा अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी वो भी चेंज होगी, और वो इस ये जो हमारा कोर है ये सॉफ्ट आयरन से जो है वो बना हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से जो है वो लाइंस को पास होने देता है इजीली। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स की लाइनें होंगी वो इधर से गुजरती हुई इस कॉइल में से भी गुजरेंगी। तो क्या होगा कि इस कॉइल के अंदर जो है वो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में भी हमने क्या देखा था कि एक कॉइल जिसको हमने प्राइमरी का नाम दिया था उसमें हमने बैटरी की मदद से करंट दिया, फिर हमने करंट जो है वो चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस करंट की वजह से थी वो भी चेंज हुई। सेकेंडरी कॉइल क्योंकि पहली यानी प्राइमरी कॉइल की जो फ्लक्स की लिंकेज है उसके अंदर पड़ा हुआ था, उसकी फील्ड के अंदर पड़ी हुई थी क्लोज, तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये ट्रांसफार्मर भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो वर्क करता है। और फिर आगे हम इसकी टाइप्स देखेंगे कि ये कब वोल्टेज को हमें बढ़ा के देता है और कैसे जो है वो हमें कम करके देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो इसका प्रिंसिपल फिर क्या हो गया, प्रिंसिपल जो है वो इसका म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करता है, क्योंकि इसमें दो कॉइल्स जो है वो होती हैं। ठीक है, अब अगर दोनों कॉइल को हम यानी करें तो जो फ्लक्स जो है वो यानी आप इसमें जो है वो हम इनपुट दे रहे हैं, प्राइमरी में हम इनपुट दे रहे हैं, सेकेंडरी से हम ले रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी में जो करंट जाएगा वो चेंज करंट है यानी अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स जाएगा वो इसमें भी लिंक करेगा। अब अगर देखा जाए तो इस कॉइल के अंदर भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, जिसको हमने सेल्फ ईएमएफ का जो है वो नाम दिया था, जो कि बैक ईएमएफ भी होती है। ठीक है, यानी अगर फ्लक्स के चेंज होने से सेकेंडरी में ईएमएफ आएगी तो ये फ्लक्स जो है वो प्राइमरी में से भी तो चेंज होकर गुजर रहा है, तो प्राइमरी में भी एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी, जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो उसका नाम देंगे। जब हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था तो ये डिटेल में हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो है वो हमारी फिर क्या कहलाएगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि प्राइमरी में इंड्यूस होगी, ये वो जो है वो क्या कहलाएगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और नेगेटिव साइन भी इसीलिए है कि वो ऑपोजिट यानी होगी, जो एक ईएमएफ वो जो ये करंट की मदद से है, और एक ईएमएफ वो जो फ्लक्स के चेंज होने से इस प्राइमरी में इंड्यूस होगी, वो हमारा जो असल ईएमएफ है उसको अपोज करेगी। ठीक है, जिसको हम बैक ईएमएफ का भी जो है वो नाम देंगे, बैक ईएमएफ का भी नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैक ईएमएफ जो है वो हमारी जो एक्चुअल वीपी है उसके अपोज होगी, तो इसलिए माइनस, तो जब आप लिखेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, वीपी जितना चेंज आएगा फ्लक्स का जो चेंज आएगा उसके मुताबिक ही बैक ईएमएफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एन पी जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी है, एन एस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी है। ठीक है, इसी तरह से जो ईएमएफ पी में होगी वही ईएमएफ जो है वो एस में होगी,
क्योंकि दोनों कॉइल जो है वो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा उसके मुताबिक ही फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि वी एस भी उसी के बराबर है, जो ऊपर वाली इक्वेशन में हमने कहा कि वी पी जो है वो अगर इसके बराबर है तो वी एस भी इसी के बराबर है। इसकी मदद से हम इसकी टर्न रेशो जो है वो निकाल सकते हैं। वी एस डिवाइडेड बाई वी पी वोल्टेज की रेशो डिवाइडेड बाय इनकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दोनों की, उसके रेशो के बराबर है। ठीक है, तो इसी लिहाज से इसको हम फिर दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये जो है वो स्टेप अप है, और ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर गिवन वोल्टेज जो हम इनपुट पे यहाँ पे देते हैं वो हमें यहाँ पे ज़्यादा करके देता है। कैसे ज़्यादा करके देता है? क्योंकि जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि E इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो अगर ई पी है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स भी ई पी होंगे, अगर यहाँ पे ई एस है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ई एस होंगे। इट मीन्स के जो ई एस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी एन एस के। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा होंगे उतनी हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज भी कम मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी की निस्बत सेकेंडरी में जो है वो ज़्यादा है, यानी सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो हमें जो वोल्टेज पीछे से हम इनपुट पे दे रहे होंगे वो पहले के मुकाबले में हमें ज़्यादा होके मिलेगी। तो इस तरह से इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये वाला जो है। जो सेकंड टाइप है इसकी वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ठीक है, तो अब जो हमें सेकेंडरी में मिलेगी वोल्टेज वो भी प्राइमरी की निस्बत जो है वो कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कम है तो हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो भी कम मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमने ज़्यादा दी थी लेकिन हमें आगे कम मिली क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है। यहाँ पे हमने कम दी थी लेकिन हमें ज़्यादा मिली क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो गए। अगर आप ये वाली टर्न रेशो बढ़ा देंगे तो वोल्टेज भी उसी के मुताबिक होगी, अगर ये वाला इस तरह से होगा तो वोल्टेज की जो होगा वो भी उसके मुताबिक ही होगा। ये वाली जो है वो कहते हैं टर्न रेशो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से ये वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और ये वाला जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। क्या स्टेप अप करेगा? ये वोल्टेज को स्टेप अप करेगा और ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करके जो है वो हमें देगा। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या एक ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है तो क्या पावर को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर देता है? पावर जो है वो क्या है? एक्चुअली जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो एक्चुअली पावर कहलाता है। तो पावर स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं होती, इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर ही होती है तकरीबन। ठीक है, तो इट मीन्स के जब वोल्टेज स्टेप अप होती है या वोल्टेज स्टेप डाउन होती है तो पावर का लेवल वही रहता है जो इनपुट पे और आउटपुट पे होता है। ठीक है, अगर आप पावर की इक्वेशन को देखें तो हमारे पास आता है वी आई, इट मीन्स वी और आई। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो फिर कम हो जाएगा ताकि पावर मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब वोल्टेज बढ़ती है तो पावर किस तरह से कांस्टेंट रहती है, उस वक्त करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमने वोल्टेज का जो करंट के साथ जो है वो हमने देखा कि वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, आई पी डिवाइडेड बाई आई एस। इसी तरह से ट्रांसफार्मर में जब हम ट्रांसमिशन करवाते हैं एसी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट को हमने ट्रांसमिशन करवानी होती है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, तो ट्रांसफार्मर्स का जो है वो हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपने बढ़ाना होता है फिर आगे कंज्यूमर लेवल पे जाके हमने लो करनी होती है, तो ट्रांसफार्मर को जो है वो हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब हमने यानी वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि वोल्टेज को बढ़ा देता है। जब वोल्टेज बढ़ जाती है तो करंट कम हो जाता है। ठीक है, तो करंट जो जब कम हो जाता है तो आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो है वो जिन वायर्स में से करंट ने गुजरना होता है करंट वहाँ पे कम होना चाहिए,
क्योंकि करंट का एक हीटिंग इफेक्ट भी है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई स्केयर आर पे। या तो आप करंट को कम कर दें या फिर रेजिस्टेंस को कम करें उन वायर की जिसमें से करंट ने पास करना है। इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक तो आपको वायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, फिर बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें रेजिस्टेंस कम हो ताकि हीटिंग लॉस कम से कम किया जा सके। तो ये इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो इसलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ताकि वोल्टेज को बढ़ाया जा सके, करंट को जो है वो कम किया जा सके, और करंट को कम करने से जो उसका हीटिंग इफेक्ट होगा वो कम होगा और पावर लॉस होने से बचेगी। पावर लॉस कम से कम किया जा सकेगा और हमें इकोनॉमिकली जो है वो भी सेफ जो है वो पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप हम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो फिर करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो यानी जनरेट जब पावर जो है वो जहाँ से जनरेटिंग सिस्टम है वहाँ से जब लेते हैं, जब यानी जहाँ से पावर आ रही होती है, जो जनरेटिंग यानी जनरेटर्स वगैरह हैं जो एसी करंट दे रहे होते हैं हमें, वहाँ पे हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। पावर मेंटेन करने के लिए करंट जो है वो उसको लो करते हैं, आगे हम उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए वायर्स में से गुजारते हैं। करंट कम हो चुका होता है तो हीटिंग इफेक्ट के थ्रू जो है वो पावर लॉस नहीं होती, तो इकोनॉमिकली भी जो है वो सेफ पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे कंज्यूमर लेवल पे जब हमने मतलब उसको लेके आना है आगे सब स्टेशन पे और कंज्यूमर लेवल पे लेके आना है, तो फिर हमने क्या करना है, वोल्टेज को जो है वो जो हमने पहले बढ़ाई हुई थी अब उस वोल्टेज को वो जो है वो हमने लो करना है। जब वोल्टेज लो हो जाएगी तो करंट जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे हमारे घरों तक कितनी वोल्टेज लो हो जाएगी, तकरीबन 240 वोल्ट तक जो हमारे घरों में जो है वो आ रही होती है। उसके बाद हमारे घरों में आगे मज़ीद डिवाइसेस में भी आगे ट्रांसफार्मर्स जो है वो लगे हुए होते हैं जो कि उस वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके मुताबिक। जैसे पीछे से अगर 250 वोल्ट आ रही है लेकिन जो एक रिंगिंग बेल है उसने 9 वोल्ट यूज़ करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसको जो है वो स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, कम कर देंगे ताकि यानी वो उसके अंदर जो है वो लगा हुआ होगा। इसी तरह से जो हमारा ट्रांजिस्टर रेडियो है या मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, जो हमारी अप्लायंसेस होती हैं जिन्होंने आगे से ऑपरेट होना होता है, उस करंट को वोल्टेज को यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो लगे हुए होते हैं ताकि मुख्तलिफ़ रेंज की वोल्टेजेस को जो है वो ईज़िली यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा ट्रांसफार्मर का जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम इसके पावर लॉसेस डिस्कस करेंगे। ये वाला जो है वो सर्किट में सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, जैसे बैटरी के लिए, कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए सिंबल्स होते हैं जो बताते हैं कि सर्किट में ये एलिमेंट लगा हुआ है, ये जो है वो डिवाइस यूज़ हो रही है। तो इस तरह से जहाँ पे ट्रांसफार्मर सर्किट में लगा हुआ होगा वहाँ ये वाला जो है वो सिंबल बना हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पावर लॉस जो है वो डिस्कस करेंगे कि आइडियली इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होती है लेकिन प्रैक्टिकली आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कम ही होती है, और ट्रांसफार्मर में इसकी क्या रीजंस जो है वो हो सकती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा लेक्चर ये होगा कि पावर लॉस किस तरह से होता है ट्रांसफार्मर में।